हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 13 पर, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। इस टॉपिक को बच्चों हम लोग डिटेल में देखेंगे। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, पोटेंशियोमीटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर जो है ये हमारा एक डिटेल लेक्चर है, और आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 13 को क्लोज़ करेंगे, और उसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो डिटेल में बच्चों देखते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखते हैं, उसको समझते हैं, और उसके बाद फिर इसके यूजेस को देखते हैं। ऑलराइट बच्चों, आप लोग इस लेक्चर को जो है वो कंप्लीट डिटेल में देखें, और कोशिश करें कि आप लोग इस लेक्चर को देखते हुए इस लेक्चर के नोट्स जो हैं वो साथ साथ ज़रूर बनाएं। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी कुछ नोट्स हैं जिनसे आप लोग प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चंस को, तो आप उन नोट्स को अपने पास रख सकते हैं और इस लेक्चर के अकॉर्डिंग जो की पॉइंट्स है उसमें नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है बच्चों ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है हमारे पास, जिसकी मदद से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को किसी सर्किट में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और यही इसकी डेफिनेशन हम इसी तरह से लिखते हैं। इसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसी भी सर्किट में उसको मेजर भी कर सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर भी कर सकते हैं। और यही इसके इस्तेमाल में भी हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर जो है वो यूज़ हो सकता है टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। तो इसकी जो कॉम्प्रीहेंसिव एक डेफिनेशन है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और वो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आज। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लिखते हैं दैट इज़ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है बच्चों हमारे पास, आ पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस, आप लोग ये नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। आ पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस और एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी आप इसकी जगह लिख सकते हैं, विच इज़ यूज्ड टू मेजर। ठीक है, मेजर का वर्ड भी लिखेंगे, विच इज़ यूज टू मेजर। और दूसरा हम लिख सकते हैं कंपेयर, विच इज़ यूज टू मेजर और कंपेयर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। राइट, इसके साथ ये भी लिखेंगे एक्यूरेटली विदाउट ड्राइंग any current in the circuit or without drawing any current। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग इसकी एक कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन जो है पोटेंशियोमीटर की उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो डेफिनेशन है हमारे पास, a potentiometer is a device which is used to measure and compare। और की जगह हम and लिखते हैं, दोनों ही यूजेस होते हैं, तो और भी ठीक है, लेकिन एंड उससे ज़्यादा बेहतर है। तो विच इज़ यूज टू मेजर एंड कंपेयर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली विदाउट ड्राइंग एनी करंट। देखिए बच्चों, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। फ़र्ज़ कीजिए बच्चों ये हमारे पास एक बैटरी है, इस बैटरी को हम लोग किसी रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम ये देखना चाहें कि इस रजिस्टर के अक्रॉस, ये हमारे पास एक रजिस्टर है, फ़र्ज़ कीजिए इस रजिस्टर की वैल्यू जो R है, और अगर हम ये देखना चाहें कि इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जो इस बैटरी की वजह से आ रहा है, तो उसके लिए बच्चों जो हम आम तौर पे एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ वोल्ट मीटर। ठीक है, आपने नाम सुना, इसको वोल्ट मीटर को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वोल्ट मीटर बच्चों एक सिंपल डिवाइस है जो कि यूज़ होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो इस वोल्ट मीटर को अगर हम यहाँ पे कनेक्ट कर दें, इस रजिस्टर के दोनों एंड्स के ऊपर अगर मैं इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दूँ, तो ये जो वोल्ट मीटर है ये जो मुझे बताएगा कि इस रजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स, लेट्स से कि इसका एक एंड ए और एक एंड बी ले लेते हैं, तो इस रजिस्टर आर के ये जो दोनों एंड्स हैं ए और बी, इन दोनों एंड्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रजिस्टर के, इस बैटरी की वजह से, उसकी जो वैल्यू होगी वो इस वोल्ट मीटर की मदद से मालूम की जा सकती है। लेकिन बच्चों ये जो वोल्ट मीटर की मदद से ये वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगी। ठीक है, उसको हम एक्यूरेट कंसीडर नहीं करते, इस वजह से
कि ये पॉसिबिलिटी होती है कि जब इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा इस बैटरी की वजह से, लेट्स से ये बैटरी ई है, इसकी ईएमएफ ई है, इस बैटरी की वजह से जब कोई करंट फ्लो करेगा इस रेजिस्टर आर में, और जब हम इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि कुछ करंट जो है उसकी वैल्यू जो है, कुछ अमाउंट ऑफ करंट जो है वो इस वोल्ट मीटर में से भी पास करे। तो बच्चों जब वोल्ट मीटर जो है यहाँ पे कनेक्ट होता है तो ये एक करंट के पाथ का, मतलब करंट के लिए एक एक्स्ट्रा पाथ बन जाता है इस रेजिस्टर के अलावा जहाँ से करंट पास कर सकता है। मतलब ऑल्दो कि हम इस वोल्ट मीटर को इस तरह से डिज़ाइन करते होते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसको बहुत हाई रखते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई रखने की यही वजह है कि हम चाहते हैं कि इसमें से जो करंट है उसका फ़्लो कम हो। अब इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को जितना भी हम हाई रखते हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी रहती है कि इसमें से कुछ थोड़ा बहुत करंट जो है वो पास कर सके। तो अब ये जो वोल्ट मीटर है वो जब इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस, तो उस स्मॉल करंट की वजह से इसकी जो मेजरमेंट होगी इस एंड्स पे जो मेजरमेंट होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, वो उतनी एक्यूरेट नहीं होगी या उतनी एग्जैक्ट नहीं होगी। तो उसके लिए फिर बच्चों हम इस सिचुएशन पे चले जाते हैं कि ये जो वोल्ट मीटर है, मतलब ये एक आइडियल वोल्ट मीटर है, और इस आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिट है। तो इसी केस में हम इस पॉसिबिलिटी से बच सकते हैं कि इसमें से कोई करंट पास ना हो। जब इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा तो सारा करंट इस रेजिस्टर में से पास होगा, तो उस केस में ये जो वोल्ट मीटर है ये एक्यूरेट रीडिंग देगा। लेकिन बच्चों उस केस में ये फिर एक आइडियल सिचुएशन है कि इस वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिट हो। अदरवाइज़ प्रैक्टिकल यूजेस में इस वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिट नहीं होती। कोई एक फिक्स्ड, कोई मतलब एक लार्ज वैल्यू होती है लेकिन फिर भी एक लिमिटेड वैल्यू होती है, और उसमें से एक मतलब कि माइक्रो एम्पियर्स में या उससे भी इवन कम करंट पास करता है, जिसकी वजह से इसकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, हम मतलब यूज़ कर लेते हैं, इसकी जो वैल्यू आती है उसको, उस पर हम अपनी रिजल्ट्स भी बना लेते हैं। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वोल्ट मीटर जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट की जो पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट होगी वो बच्चों एक्यूरेट नहीं होगी। और ये करंट भी ड्रॉ करता है इसमें से, राइट, वोल्ट मीटर से करंट भी ड्रॉ होता है। इसके कंपैरिजन में जब हम बच्चों पोटेंशियोमीटर को देखते हैं तो पोटेंशियोमीटर हमारे पास इस तरह का डिवाइस बन जाता है जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं, एक्यूरेटली कर सकते हैं। और ये जो लास्ट पे मैंने 3-4 वर्ड्स लिखे हैं कि विदाउट ड्राइंग एनी करंट, वो एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट से कि जिस तरह से वोल्ट मीटर में एक करंट पास करता है जिसकी वजह से वोल्ट मीटर उस पोटेंशियल डिफरेंस की एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, तो सारा करंट तो देखें ना इस रेजिस्टर में से पास होना चाहिए, जो भी इस बैटरी में से आएगा इस रेजिस्टर में से जो करंट पास करेगा उसकी वजह से इस रेजिस्टर आर से जब वो आई मल्टीप्लाई होगा वी बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो मेजर करेगा वी। तो चूंकि इसमें से सारा करंट पास नहीं करता, कुछ वोल्ट मीटर में से चला जाता है थोड़ा बहुत, उसकी वजह से ये मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं रहती। तो इसी वजह से ये जो लास्ट वर्ड्स मैंने लिखे हैं कि विदाउट ड्राइंग एनी करंट, इसका मतलब है कि ये जो पोटेंशियोमीटर होगा ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा या डिवाइस होगा एज़ कम्पेयर टू वोल्ट मीटर, जिसमें ये जो करंट वाला वोल्ट मीटर का ड्रॉबैक है कि जो वोल्ट मीटर में से करंट पास होता है और उसकी वजह से जो उसकी मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं होती, ये वाला जो ड्रॉबैक है ये पोटेंशियोमीटर में ख़त्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई इस बात की? तो हम ये कहेंगे कि पोटेंशियोमीटर जो है दैट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर एंड कंपेयर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, राइट, एक्यूरेटली का वर्ड, और फिर कहेंगे विदाउट ड्राइंग एनी करंट। तो ये एक परफेक्ट, मतलब एक कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन जो है ये बच्चों हम कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर की बन गई हमारे पास, राइट। चलें नेक्स्ट बच्चों इसमें ये है कि हम लोग बात करते हैं कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का वो क्या है। तो उस प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हम कह सकते हैं, या वर्किंग प्रिंसिपल इसका कह सकते हैं कि किस लॉजिक पर हमने या किस आइडिया पर हमने पोटेंशियोमीटर को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है या जो सिंपल इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो ये है बच्चों कि जो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर होती है, ये हमने इसी चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, resistance of a wire is directly proportional to its length। ठीक है बच्चों, ये इसका
वर्किंग प्रिंसिपल है। मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं तो आर जो है ये किसी वायर की रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट। एल उसकी लेंथ है तो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल। अब इसमें जो हमने ये देखा कि हमारे पास एक वायर है जिसका एक यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इसकी कुछ लेंथ एल है, तो डेफिनेटली इस वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी और हम समझते हैं लेट्स से कि इसकी रेजिस्टेंस आर है। अगर जो इस वायर की हम लेंथ को डबल कर देते हैं इसकी ओरिजिनल लेंथ से, इसकी लेंथ एल से 2L हो जाती है, तो ये जो हमने पढ़ा कि जो इसकी रेजिस्टेंस है वायर की वो भी आर से 2R होगी, राइट। और इस तरह से अगर इस वायर की रेजिस्टेंस को हम 3 टाइम्स, इसकी लेंथ को अगर हम 3 टाइम्स कर देते हैं तो जो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी 3 टाइम्स होगी, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। और जनरली जो इसका रिलेशन है वो ये है कि रेजिस्टेंस जो है किसी वायर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ वायर के। ये जो इसमें एक प्रिंसिपल है जिसको हम यूटिलाइज़ करेंगे और इसकी मदद से हम पोटेंशियोमीटर को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो जितना किसी वायर की लेंथ होती है उतना उस वायर की रेजिस्टेंस उसी प्रोपोर्शन से होती है। ये बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी है कि जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी उस वायर की रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है। और इसमें अब 2 बातें आपने यहाँ पे याद रखनी है इस वर्किंग प्रिंसिपल में। पहली तो बच्चों बात आपने ये याद रखनी है कि अगर हम कोई भी पीस ऑफ वायर ले लें, हमारे पास कोई भी वायर हो, सर्टन लेंथ हो उसकी, तो उस वायर की वो जो लेंथ है उसकी ज़रूर कोई ना कोई रेजिस्टेंस आर होगी, ठीक है। एवरी पीस ऑफ वायर हैज़ सर्टन रेजिस्टेंस आर। एक तो ये बात आपने याद रखनी है और दूसरा ये याद रखना है आपने कि दैट रेजिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये दोनों बातें जो हम एज ए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर याद रखते हैं। तो रेजिस्टेंस होती है किसी भी पीस ऑफ वायर की, ठीक है, कोई भी पीस ऑफ वायर होगा उसकी एक रेजिस्टेंस होगी और दूसरा उस पीस ऑफ वायर की लेंथ को अगर हम कम या ज़्यादा करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस उसी प्रोपोर्शन से कम या ज़्यादा होती है। तो ये इसका एक वर्किंग प्रिंसिपल है, ये जो आपने याद रखना है दूसरे नंबर पे। उसके बाद आप जब इसको हम डिज़ाइन करेंगे तो हम ये करते हैं बच्चों पोटेंशियोमीटर को बनाते हुए कि हम लोग एक वायर लेते हैं, ठीक है, जैसा मैंने अभी पहले कहा, हम लोग एक सर्टन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की कोई वायर लेंगे और उस वायर की एक सर्टन लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। आम तौर पे जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल्स में, उसमें बच्चों जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है उसमें हम वायर यूज़ करते हैं, उसकी लेंथ 4 मीटर्स लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से उसको हम 4 मीटर्स लेंथ इस तरह से लेते हैं कि 1 मीटर इस तरह से, फिर उसके बाद यहाँ से इसको बेंड कर देते हैं और फिर इस तरह यहाँ से ये 2 मीटर हो जाएगी, फिर इस तरह से 3 मीटर्स और उसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो 4 मीटर्स। तो ये उसका एंड ए हो गया और ये हो गया उसका एंड बी। अब ये जो हम 4 मीटर यूज़ करते हैं लाजमी नहीं है, मैंने तो कहा कि किसी भी सर्टन लेंथ जो है, कोई भी सर्टन लेंथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस जो है वो होगी। तो आम तौर पे प्रैक्टिस में हम लोग लेबॉर्ट्रीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं लेंथ ऑफ वायर विच इज़ इक्वल्स टू 4 मीटर्स, ठीक है। तो 4 मीटर्स वाली वायर हम यूज़ करेंगे। अब जो 4 मीटर वायर है, अगर इसको मैं यहाँ से शुरू करूँ तो 4 मीटर्स तो काफ़ी दूर तक चला जाएगा, तो इट मीन्स कि ये एक बहुत पोटेंशियोमीटर जो बनेगा इस वायर से, उसकी जो साइज़ है उसका वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो 4 मीटर उसका साइज़, तो उस 4 मीटर मतलब इतना बड़ा साइज़ बनाने की बजाय हम क्या करते हैं कि हम उस 4 मीटर यानी वायर को 4 मीटर रखते हैं और उसको हम लोग इस तरह से बेंड करके यानी 1 मीटर के अंदर ही उसको हम जो है वो फोल्ड कर लेते हैं, जिससे उसकी लेंथ 4 मीटर रहती है लेकिन उसका जो साइज़ है पोटेंशियोमीटर का वो कम हो जाता है। तो ये हमारे पास जो 2 टर्मिनल्स हो गए इस वायर के, एक वायर का एंड हो गया ए और एक एंड हो गया बी, और इस पूरी वायर की जो लेंथ है एल है और वो 4 मीटर है। ये सर्टन लेंथ जो भी हम लोग ले सकते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस लेंथ ऑफ वायर की कोई ना कोई रेजिस्टेंस ज़रूर होगी, चूँकि हर पीस ऑफ वायर जो है उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस ज़रूर है। अब उसमें हम लोग ये चीज़ का ख्याल रखते हैं कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म हो। ये आपने मस्ट में याद रखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये जो इस वायर का यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं या हमने ये भी पढ़ा है कि अगर जो इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा या डिफरेंट होगा तो इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम इसको यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि इसकी हर जगह पे जो रेजिस्टेंस होगी पर यूनिट एरिया रेजिस्टेंस जो आप कह लें वो सेम रहेगी। तो ये इसी तरह से हमने लेना है इसको कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो। अब जो ये जो 4 मीटर वायर होगी, ये जो सर्टन लेंथ होगी वायर की, इसकी एक डेफिनेट रेजिस्टेंस होगी
और उस रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हम किसी भी रेजिस्टेंस की सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो 4 मीटर वायर है ये जो इक्वल या इक्विवेलेंट टू अ रेजिस्टेंस है, और हम ले लेते हैं कि दैट रेजिस्टेंस इज़ आर। ठीक है, इस तरह से कि हमने एक वायर ली जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम था, उसकी लेंथ जो है वो एल है, तो उसकी उस पूरी वायर की यानी ए से लेके बी तक इस 4 मीटर वायर की जो सर्टेन रेजिस्टेंस होगी कुछ ना कुछ, तो उस रेजिस्टेंस को हम कहेंगे आर, और लेट से उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से जो रेजिस्टेंस की सिंबल हम बनाते हैं उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो इसका यूजेस हैं उसमें जो पहले नंबर पे जब हम बात करेंगे यूजेस में, तो पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, यानी पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, या यूँ कह लें कि एज ए डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, या यूँ कह लें कि इसको हमने यूज़ करना है एज ए डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पहला जो इसका बेसिक जो यूज़ है, जो मैंने इसकी डेफिनेशन में भी लिखा था कि पोटेंशियोमीटर इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ अगर हम जाएं तो पहले इस चीज़ को हम समझते हैं, उसके बाद फिर इसके दूसरे यूजेस पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों आप देखें कि हमारे पास जो टोटल वायर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आर है, जैसा कि मैंने वहाँ बनाई। तो फ़र्ज़ कीजिए कि ये हमारे पास वो वायर की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो ये आर है। ठीक है, और ये इसका एंड ए है और ये इस वायर का यहाँ पे एंड बी है। टोटल रेजिस्टेंस जो है ये आर है। अच्छा, अब जब इसको हम यूज़ करेंगे एज ए पोटेंशियल डिफरेंस, एज ए डिवाइस मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम ये करेंगे कि इसके एंड ए और एंड बी के साथ एक बैटरी जो है वो कनेक्ट करेंगे, एक सेल कनेक्ट करेंगे, सर्टन ईएमएफ कनेक्ट करेंगे, और ये जो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी बैटरी, ये सेल कनेक्ट कर दिया और दूसरा एंड इसका यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक बैटरी है, एक सेल है जिसकी कुछ ईएमएफ है, और इस ईएमएफ को हम लोग कह लेते हैं ई है, या अगर आप इसको वोल्टेज से मेजर करना चाहते हैं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये एक सेल है जिसकी वोल्टेज वी है, तो ऐसे भी कह सकते हैं। अदरवाइज़ ईएमएफ ई जो है, चूँकि हमने पढ़ा भी है तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि ये ई है। अब जैसे ही हम इस पूरी वायर को, ए बी वायर को, जिसकी रेजिस्टेंस आर है, और इसके दोनों एंड्स ए और बी को एक बैटरी के साथ जिसकी ईएमएफ ई है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करते ही बच्चों इस पूरी वायर के दोनों एंड्स जो हैं ए और बी, दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वही होगा जो इस बैटरी का है। फ़र्ज़ करें कि ये बैटरी 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब है बच्चों कि ये जो पूरी रेजिस्टेंस है आर, इसके दोनों एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल्स टू 10 वोल्ट। ठीक है ना, 10 वोल्ट की बैटरी है, सारी की सारी वोल्टेज इस रजिस्टर को मिलेगी। तो इस रजिस्टर के एंड ए और एंड बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10 वोल्ट। अगर ये बैटरी भी जो 5 वोल्ट की है तो इस रजिस्टर के दोनों एंड्स के पर जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी 5 वोल्ट। इस तरह 15 वोल्ट है तो 15 वोल्ट होगा, 20 वोल्ट की बैटरी है तो 20 वोल्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब हम ये करते हैं कि करंट का फ़्लो देखते हैं, तो इस बैटरी की वजह से कन्वेंशनल करंट जो है जब फ़्लो करेगा यहाँ पे, तो लेट्स से बच्चों वो आई करंट है और वो यहाँ से फ़्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, तो इस रजिस्टर में से ये करंट जो है वो गुजरेगा यहाँ से, तो इस करंट की वैल्यू बच्चों आई है। अब ये जो करंट है वो आई है और इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस आर है, तो आई जब आर से मल्टीप्लाई होगा तो वी बनेगा, और वो जो v होगा यूजिंग ओम्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हम लोग लिख सकते हैं कि यूजिंग ओम्स लॉ हम जानते हैं कि जो v है दैट इज़ इक्वल्स टू आई टाइम्स आर। अब यहाँ पे जो I है वो करंट है जो इस रजिस्टर में से गुजर रहा है, और बच्चों यहाँ पे जो R है वो इस पूरे रजिस्टर की वैल्यू है। तो V की जगह यहाँ पे हम E कह लेते हैं क्योंकि हमने इस बैटरी की वोल्टेज को EMF कहना है, E कहना है, तो दैट इज़ इक्वल्स टू E। सो E इज़ इक्वल्स टू IR। और यहाँ से बच्चों अगर हमने I की वैल्यू निकालना हुई तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी E/R। ठीक है, तो ये I की वैल्यू है, यानी कि जो करंट है जो इस पूरी वायर में से गुजर रहा है उस करंट की वैल्यू I है, और वो बच्चों करंट I जो है दैट इज़ इक्वल टू E/R। ठीक है, अब हमने जो इसको यूज़ करना है एज ए पोटेंशियल डिवाइडर,
तो पोटेंशियल डिवाइडर के यूज़ के तौर पे हम ये करेंगे कि अब इसमें हमने एक इस तरह से कनेक्ट करना है कि एक वायर हम यहाँ लेंगे, जो एक वायर को हम पॉइंट ए पे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे समझने के लिए हम लोग एक वोल्ट मीटर जो है उसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये एक आइडियल वोल्ट मीटर आप कह लें, ये हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, या कह लें कि कोई ऐसा हमारे पास एक मीटर है जिस पर हम ये देख सकेंगे कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इस पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे और इसका जो दूसरा एंड है, ये एंड जो है बच्चों ये फ्री है, ये फ्री एंड इसको हम कहते हैं। और फ्री एंड मींस कि हम इस एंड को कहीं भी मूव करा सकते हैं। इस वायर का ये वाला जो एंड है वो इस पॉइंट ए की तरफ भी लेके जा सकते हैं, इसको यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, इधर भी यानी ए की तरफ भी इसको रख सकते हैं, कहीं बी की तरफ भी इसको रख सकते हैं, तो कहीं भी इस पॉइंट को हम लोग रख सकते हैं। अब देखें बच्चों, ये हमारे पास जो है ये पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है इस वायर का, और इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट सी है, यानी ये जो फ्री एंड है ये सी है। तो अब जो ये जो फ्री एंड है सी है, अगर इसको हम लोग कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, तो जिस पॉइंट पर इस फ्री एंड को हम प्लेस करेंगे, लेट्स से जो कि इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, तो फिर ये होगा कि इस पॉइंट ए और इस पॉइंट सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस से जो इस पूरी वायर के अक्रॉस था। यानी ये जो हमारे पास पूरी वायर है ए से बी तक, इस पूरी वायर की जो रेजिस्टेंस है ये आर है, और इस पूरी वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो वोल्टेज है वो इक्वल है ई के, विच इज़ ईएमएफ वोल्टेज ऑफ द सेल। लेकिन ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे इस वायर को यहाँ पे प्लेस कर दिया इस पॉइंट सी पर, अब इस पॉइंट सी पर यानी पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा, इसलिए कि पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान जो वायर है वो वायर जो है उसकी लेंथ डिफरेंट है। यानी अब वो 4 मीटर नहीं है, यानी कंप्लीट ए से बी तक लेंथ नहीं है, बल्कि जो पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान जो लेंथ है वायर की वो कम है उस लेंथ से जो उसकी टोटल लेंथ है। यानी टोटल लेंथ उसकी ए से बी तक 4 मीटर है, तो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक इस वायर की जो लेंथ है वो जो 4 मीटर नहीं है बल्कि उससे कम है। अब जो उसी रूल को याद करें, प्रिंसिपल को याद करें कि जो रेजिस्टेंस होती है किसी वायर की दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब देखें बच्चों, जब इस पूरी वायर की हम ए से सी तक लेंथ यूज़ करेंगे, या यूँ कह लें कि इस पूरी वायर की ए से सी तक जो लेंथ होगी उस लेंथ की जो रेजिस्टेंस होगी वो डिफरेंट होगी, वो कुछ ना कुछ होगी, और उसकी वैल्यू इस कैपिटल आर के इक्वल नहीं होगी। कैपिटल आर जो है ये रेजिस्टेंस है इस पूरी वायर की जो ए से बी तक है जिसकी लेंथ 4 मीटर है। अब जो ए से सी तक लेंथ है ये चूँकि 4 मीटर नहीं है, ये लेंथ उससे कम है, तो इस लेंथ के अकॉर्डिंग फिर इस लेंथ की जो रेजिस्टेंस होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो फ़र्ज़ करते हैं बच्चों कि ये जो ए और सी एंड है, इस एंड की जो रेजिस्टेंस है ये आर है, विच इज़ स्मॉल आर, राइट। अब जो ये जो स्मॉल आर है दैट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट ऑफ पीस ऑफ वायर, राइट। ये जो इतना पीस होगा ए से सी तक जो वायर होगी, इसकी जो लेंथ होगी उसकी जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी स्मॉल आर। ठीक है बच्चों, समझ आए बात की। अच्छा, अब देखें बच्चों, इसमें से जो करंट पास कर रहा है पूरी वायर में से वो तो आई है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अब इस पूरी वायर में करंट तो आई है, लेकिन इस पार्ट की अगर मैं बात करूँ ए से सी तक, तो इस पार्ट में जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, तो इस इतने पार्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइज दिस द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट। तो इसको बच्चों मैं लिखता हूँ VAC, यानी VAC का मतलब है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ठीक है, ये सी जहाँ पे मैंने इसको फ्री एंड को रखा, तो VAC इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दिस पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइज R। ठीक है, तो ओम्स लॉ के मुताबिक ये हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V दैट इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइज R। करंट इसमें I है इस वायर में, रेजिस्टेंस जो है वो इतनी हम लेंगे स्मॉल r, तो दैट विल बी VAC विल बी इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइज R। अब जो I की जो वैल्यू है ये हमारे पास ऑलरेडी है, हमें पता है I जो है दैट इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड R मल्टीप्लाइज दिस स्मॉल r। तो ये हमारे पास I की वैल्यू मैंने लगा दी, तो I की वैल्यू मैंने लगाई विच इज़ E कैपिटल E ओवर R विच इज़ EMF ओवर R मल्टीप्लाइज
स्मॉल आर। तो इस वैल्यू को हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं कि जो VAC है दैट इज़ इक्वल्स टू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर मल्टीप्लाइज E। तो इस तरह से ये बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया जिससे हम लोग A और C पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल आपने समझा इस चीज़ को कि A पॉइंट है और ये C पॉइंट है, तो C पॉइंट और A पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAC दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द करंट फ्लोइंग फ्रॉम A टू C and then resistance between point A and C। तो VAC equals I कैपिटल I मल्टीप्लाइज R। तो इसमें I करंट है, स्मॉल r रेजिस्टेंस है, तो ये फार्मूला बनेगा I इंटू R। I की वैल्यू यहाँ से मैंने लगाई E ओवर R इंटू R, ये फार्मूला बना। अब जो आप देखें कि इस पॉइंट C को अगर मैं स्लाइड करूँ लेफ़्ट की तरफ, इस पॉइंट A की तरफ अगर मैं इसको स्लाइड करूं तो आप देखेंगे कि ये जो लेंथ ऑफ वायर है बिटवीन A एंड C पॉइंट, ये लेंथ कम होगी और कम होते 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 अगर इस फ्री एंड C को मैं बिल्कुल A पर ले आऊं तो उसकी जो लेंथ है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब जो लेंथ अगर ज़ीरो हो जाएगी तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज़ीरो हो जाएगी, और रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी तो इसका मतलब है बच्चों कि इस स्मॉल r की जो वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस ऑफ दिस पीस ऑफ वायर है, इस पीस ऑफ वायर की जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, वो जैसे जैसे लेंथ कम होगी ये स्मॉल आर की वैल्यू कम होगी, और वैसे वैसे जो इस आर की वैल्यू कम होते होते पोटेंशियल उतना कम होता जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली ए पॉइंट पर पहुंचकर जो VAC की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर ये जो फ्री एंड है C, अगर ये ए पॉइंट पर आ जाए तो ये स्मॉल आर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ज़ीरो होगी तो स्मॉल आर ज़ीरो होगा, और स्मॉल आर ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ VAC की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और इस तरह बच्चों ये जो फ्री एंड है, ये जो फ्री एंड C है, अगर इसको मैं राइट साइड की तरफ मूव करूं, राइट लेके जाऊं, B की तरफ लेके जाऊं, यहाँ से इस एंड को मैं मूव करके इस पॉइंट B की तरफ ले आऊं, तो पॉइंट B की तरफ जाते हुए बच्चों जो लेंथ है बिटवीन पॉइंट A एंड C वो बढ़ रही है। ठीक है, अगर इस स्लाइडर को हम C की तरफ लेके जाएं, B की तरफ लेके जाएं, इस पॉइंट C को, फ्री एंड C को B की तरफ लेके जाएं, तो A और C के दरमियान लेंथ बढ़ती जाएगी, और बच्चों अगर लेंथ बढ़ती जाएगी तो फिर रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, उसी प्रिंसिपल पे जो हमने स्टार्ट में लिखा था। तो B की तरफ जाते हुए लेंथ बढ़ेगी बच्चों, स्मॉल r की वैल्यू बढ़ेगी, और जब स्मॉल r की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर VAC की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C विल इंक्रीज, राइट, ये बात समझे। और अल्टीमेटली बच्चों ये क्या होगा कि ये जो वैल्यू है पॉइंट C जो है वो कहाँ तक जा सकता है, ये जो फ्री एंड है इसको हम B पर ला सकते हैं, B पॉइंट पर, और B पॉइंट पर ले आएंगे तो ये जो स्मॉल r है इसकी वैल्यू बच्चों इक्वल हो जाएगी कैपिटल R के। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पे लिखूँ इस चीज़ को, ये देखिए इस फॉर्मूला से अगर ये MCQ हमारा बन सकता है बड़ा अच्छा, कि हमारे पास है VAC पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C, दिस इज़ R अपॉन R इंटू E। तो अगर मुझे ये जो स्लाइडर है, ये जो फ्री एंड है C, अगर इसको मैं B पे ले जाऊँ तो इसका मतलब है स्मॉल r जो है दैट बिकम्स इक्वल्स टू कैपिटल R। ठीक है ना, फिर A और B के दरमियान, A और C के दरमियान, C या B के पर चला गया तो B बन गया, तो A और C या A और B के दरमियान जो टोटल रेजिस्टेंस है स्मॉल r वो अब कैपिटल R के इक्वल हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों VAC जो है दैट इज़ इक्वल्स टू कैपिटल R ओवर कैपिटल R इंटू E, ये कैंसिल होगा। तो उस केस में ये जो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन पॉइंट A एंड C दैट विल बी इक्वल्स टू द EMF ऑफ द सेल। ठीक है, अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है A और C के दरमियान, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों हो जाएगा बैटरी की EMF के इक्वल। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो ये जो स्लाइडर है C, फ्री एंड C है, अगर ये पॉइंट A की तरफ आएगा तो जो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कम होगी, और अगर ये इस B की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगी। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब ये भी बच्चों आपने याद रखना है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वेरी कर रही है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी, यानी ये भी अगर आपसे कोई MCQ पूछा जा सकता है कि इस पोटेंशियल डिवाइडर में या इस पोटेंशियोमीटर में इस पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, तो ये जो आपने याद रखना है कि इसकी वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 0 टू E। ठीक है, E जो है ये जो सेल हमने कनेक्ट किया है उसकी EMF है, ये याद रखें कि इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यू
जो है वो वेरी करेगी फ्रॉम 0 टू ई। अगर ये वाला सेल जो है ये अगर 10 वोल्ट का लगाया है तो ये जो आपका पोटेंशियोमीटर है इसमें जो चेंज आएगी पोटेंशियल की या जो वेरिएशन आ सकती है जो आप मेजर करेंगे वो वेरिएशन होगी फ्रॉम 0 टू 10 वोल्ट। अगर ये जो बैटरी आपने 20 वोल्ट की लगाई है तो वो फिर वो वेरिएशन होगी फ्रॉम 0 टू 20 वोल्ट। तो डिपेंड करता है कि ये जो बैटरी या सेल लगाया आपने उसकी ईएमएफ कितनी है। ठीक है, तो ये जो आपने एक एमसीक्यू याद रखना है कि इसकी वैल्यू होगी फ्रॉम 0 टू ई। और उसके बाद आप इसको यूँ भी याद रख सकते हैं कि जो ये जो VAC है, जो वेरिएबल पोटेंशियल हम मेजर करते हैं यहाँ से, या एज ए पोटेंशियल डिवाइडर जो इसका पोटेंशियल चेंज होता है, ये जो पोटेंशियल होगा बच्चों ये लेस और इक्वल्स टू ई होगा। ठीक है, ये भी आपने एक एमसीक्यू याद रखना है कि वैल्यू ऑफ VAC, राइट, VAC मस्ट बी लेस और इक्वल्स टू ई। ये ई जो है ये गिवन ईएमएफ जो है ये उसके इक्वल होगी इसकी वैल्यू, या बच्चों उसकी वैल्यू से कम होगी। ठीक है, समझ आ गई बच्चों पूरी बात। ये दो एमसीक्यूज़ हैं, बड़े अच्छे एमसीक्यूज़, कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 टू ई होगी, ये आपने याद रखना। और दूसरा बच्चों आपने याद रखना कि जो VAC है इसकी वैल्यू लेस और इक्वल्स टू ई होगी। ये वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन ई नहीं होगी, ये जो आपने याद रखना है, नेवर इक्वल्स टू, दिस इज़ नेवर ग्रेटर देन ई। ऐसा नहीं हो सकता कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो इस बैटरी की ईएमएफ से ज़्यादा हो जाए, ये नहीं हो सकता। ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है, नोट कर लें इसको किसी जगह पे कि ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ लिया कि पोटेंशियोमीटर को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम इसको पढ़ते हैं कि किस तरह से पोटेंशियोमीटर की मदद से एक अननोन ईएमएफ को मालूम कर सकते हैं। जी बच्चों, अब देखते हैं हम कि किस तरह से हम एक अननोन ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ईएमएफ सोर्स है, एक सेल है, और उस सेल की जो ईएमएफ है वो हमें नहीं पता, हम वो ईएमएफ मालूम करना चाहते हैं, तो उसको भी जो हम लोग एक पोटेंशियोमीटर की मदद से मालूम कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसके लिए फिर से वही सर्किट डायग्राम जो हमारे पास है। फ़र्ज़ कीजिए तो ये हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है, और पोटेंशियोमीटर जो है उसकी टोटल लेंथ है, और उसकी टोटल लेंथ को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास पॉइंट A है और ये हमारे पास पॉइंट B है। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, नोन। ये हमारे पास एक सेल है या एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ नोन है, विच हैज़ नोन ईएमएफ, राइट, और इसकी ईएमएफ जो है बच्चों फ़र्ज़ कीजिए कि ई है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वायर है, राइट, और पोटेंशियोमीटर एक वायर जिसकी वायर की लेंथ L है और उसकी रेजिस्टेंस R है, सर्टेन रेजिस्टेंस R है। ठीक है, पॉइंट A है और पॉइंट B है। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग एक और वायर कनेक्ट करते हैं, और यहाँ उसके साथ ये मैंने एक सेल कनेक्ट किया, और इस सेल की बच्चों हमारे पास जो ईएमएफ है वो नहीं हमें पता, दैट इज़ अननोन, और हम कहते हैं कि दिस ईएमएफ इज़ EX, राइट, दिस ईएमएफ इज़ EX, X इज़ फॉर अननोन, दिस E इज़ गिवन नोन। और यहाँ पे बच्चों हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर, और इसका जो दूसरा एंड है वो बिल्कुल पहले की तरह ये एक फ्री एंड है और ये मूव कर सकता है, जॉकी भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्री एंड है, इसको हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं रिक्वायर्ड पोजीशन पे। अब जो ये जो सेल है इसकी ईएमएफ जो है दैट इज़ अननोन, राइट, ये हमने फाइंड करना है कि ये ईएमएफ क्या है, और इस ईएमएफ को हम लोग फाइंड करेंगे मतलब उसी मेथड से जो हमने पहले स्टडी किया। तो अब हम कह सकते हैं कि हम कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एन अननोन ईएमएफ, राइट, मेजरमेंट ऑफ एन अननोन ईएमएफ EX। अब देखिए बच्चों, इस केस में हम लोग यूँ करते हैं, देखें जी, इसी तरह से कि ये बैटरी से जो है वो करंट आएगा, और इस करंट की वैल्यू I है, ये करंट इस तरफ जाएगा, इस पॉइंट A से ये करंट इस तरफ जाएगा, यहाँ से पास करेगा और यहाँ से, और इधर ये एंड अभी कनेक्ट नहीं है, इट मीन्स के इस एंड की तरफ जो करंट है
वो कंप्लीट सर्किट नहीं है, तो यहाँ से करंट का फ्लो अभी नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी ये एंड ओपन है। और ओम्स लॉ को यूज़ करें तो हम वही लिख सकते हैं जो मैंने अभी पहले लिखा था, रेस किया था, फिर से लिख देता हूँ ताकि याद रहे कि इसमें जो टोटल ईएमएफ है वो ई है बैटरी की, और आई करंट है, और आर रेजिस्टेंस है पूरी वायर की। तो यहाँ से बच्चों जो आई है दैट इज़ इक्वल्स टू ई अपॉन आर। ये तो वही बात जो भी मैंने पहले भी यहाँ से की थी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग नल पॉइंट ढूंढते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्ड मैं लिखता हूँ इसको आपने याद रखना है कि किस तरह से हम इस अननोन ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए बच्चों हमें एक नल कंडीशन जो है ये बनानी पड़ती है, या एक नल पॉइंट जो है ये जो हमें ढूंढना पड़ता है। ये जो नल कंडीशन है या जो नल पॉइंट है जिसको हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे वो ये है बच्चों कि हम ये जो फ्री एंड है सी, इस फ्री एंड को इस पूरी वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे। अब आपको याद है कि ये जो आर है ये उस पोटेंशियोमीटर की जो 4 मीटर वायर हमने ली थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो रजिस्टर है। तो हम इस सी को उस पूरी 4 मीटर की वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे, या यूँ कह लें कि इस रजिस्टर पर हम इसको स्लाइड करेंगे। इस एंड ए से इस एंड बी की तरफ हम इसको स्लाइड करेंगे। और हम जानते हैं कि ये जो पोटेंशियल होता है ए और सी पॉइंट के दरमियान, लेट्स से कि अगर इसको मैं यहाँ पे कहीं कनेक्ट कर देता हूँ तो ये पॉइंट सी, तो जो ए और सी पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल होता है, जो ए और सी पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल बनेगा, वो जो पोटेंशियल है बच्चों वो अगर पॉइंट सी को मैं ए की तरफ लेके आऊँ तो वो पोटेंशियल कम होता है, और अगर बच्चों इस पॉइंट सी को मैं बी की तरफ लेके जाऊँ तो वो पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ठीक है, ये रिवाइज़ करें वो जो बात मैंने पहले बताई थी कि अगर बच्चों मैं इस पॉइंट सी को ए की तरफ लेके जाऊँ तो वी ए सी जो है ये डिक्रीज़ करता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई। और अगर हम लोग बच्चों मूव करें पॉइंट सी से बी की तरफ तो वी ए सी जो है ये इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो वी ए सी की वैल्यू है ये बच्चों 0 से ई तक जाती है। ठीक है, 0 से लेके ई तक जाएगी, और ई जो है वो ये वाली ईएमएफ है इस सेल की। ठीक है, 10 वोल्ट है तो इस वी ए सी की वैल्यू 0 से 10 वोल्ट तक जाएगी। अब यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट आपने ये भी याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ये कि जो ईएमएफ अननोन है जो हमने फाइंड करनी है, इस ईएमएफ की वैल्यू इस ई से कम होनी चाहिए। ये कंडीशन है एक, मतलब ये लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज़ इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है, ये एंट्री का भी हमारा क्वेश्चन है कि इस ई एक्स की जो वैल्यू है जो भी हो, इस की जो वैल्यू है वो ई की वैल्यू के लेस और इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इस ई एक्स की जो अननोन की वैल्यू है वो इस ई से कम या इसके इक्वल होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुई तो फिर इसकी कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, या फिर यूँ कह लें कि फिर हम ये जो नल कंडीशन है इसको फिर हम लोग अचीव नहीं कर सकेंगे। नल कंडीशन बच्चों क्या है कि हमने इस स्लाइडर या इस फ्री एंड सी को मूव करना है ए बी के ऊपर, और मूव करते हुए हमने इस सी को उस पॉइंट के ऊपर प्लेस करना है जहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 होगी। राइट, फिर से सुने, नल कंडीशन मैंने क्या बताई है? नल कंडीशन मैंने मुझे ये बताई है कि ये जो एंड सी है जो कि फ्री है, जिसको हम इस ए बी के ऊपर स्लाइड करेंगे, इसको स्लाइड करते हुए ए बी के ऊपर हम इस सी को उस पॉइंट के ऊपर प्लेस करेंगे, वहाँ पे फिक्स कर देंगे, इसको वहाँ रोक देंगे जहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 होगी। राइट, तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन मस्ट बी 0। यूँ आप कह लें कि नल कंडीशन क्या है? नल कंडीशन ये है जो कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन मस्ट बी 0 शोइंग नो करंट। 0 का मतलब शोइंग, यानी कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब ये है कि शोइंग नो करंट। तो हम इस स्लाइडर सी को, इस फ्री एंड सी को मूव कराएंगे ए से बी तक। ए की तरफ लेके आएंगे पोटेंशियल कम होगा वी ए सी, और बी की तरफ लेके जाएंगे तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। वहाँ रुक जाएंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 है। अब जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब ये होता है कि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा, नो करंट, जिसका ये भी मतलब है कि गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड्स के ऊपर जो पोटेंशियल है that is same, right? So the potential on both ends of galvanometer is same. इसका ये भी मतलब है कि potential at both ends
ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सेम। पोटेंशियल एट बोथ एंड्स ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सेम, जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं बच्चों कि गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ ज़ीरो, राइट। पोटेंशियल सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो फिर डिफरेंस ज़ीरो होगा, इधर 4 वोल्ट इधर 4 वोल्ट, तो 4 - 4 ज़ीरो हो जाएगा। तो डिफरेंस ज़ीरो होगा उस वक्त जब दोनों एंड्स पे पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है बच्चों। तो गैल्वेनोमीटर की जब डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगी, गैल्वेनोमीटर शो करेगा कि कोई करंट नहीं है, ज़ीरो करंट है, तो दैट मीन्स कि उस वक्त गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड्स जो होंगे वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा, राइट। तो इस ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस को आप यूँ समझें कि ये जो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। अब इस गैल्वेनोमीटर के लेट्स से कि इस तरफ कुछ पोटेंशियल है और इस तरफ कुछ पोटेंशियल है। अगर मैं कहूँ कि गैल्वेनोमीटर के इस तरफ 5 वोल्ट है और इस तरफ 5 वोल्ट है, तो फिर क्या होगा बच्चों? इस गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट पास करेगा? कोई करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ 5 वोल्ट हैं, तो ना करंट राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट नहीं होगा। तो करंट के फ़्लो के लिए गैल्वेनोमीटर में से करंट तब गुजरेगा जब गैल्वेनोमीटर के किसी एक साइड पे, राइट या लेफ़्ट साइड पे पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो अगर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, ये होती है नल कंडीशन के गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से बच्चों इसकी मदद से, नल कंडीशन की मदद से अब हम लोग किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ लिखता हूँ। अब जो ये है कि इस गैल्वेनोमीटर के, अब आप देखें कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के राइट साइड पे, यानी इसके इस तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मौजूद है वो है जो VAC, और गैल्वेनोमीटर के लेफ़्ट साइड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ EX, राइट। यानी गैल्वेनोमीटर की एक साइड पे ये बैटरी लगी है जिसकी वैल्यू अननोन है, विच इज़ EX, जो हमने कैलकुलेट करनी है। और जो गैल्वेनोमीटर की राइट साइड पे या गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से मिल रहा है? VAC। ये जो VAC है, जो इस स्लाइडर को मूव करने से बनता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस गैल्वेनोमीटर की राइट साइड पे है, और ये जो EX है, जो अननोन EMF है, वो इसके जो है वो लेफ़्ट पे है। इसका मतलब है बच्चों, अगर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो है तो जो EX है, दिस अननोन EMF, दैट इज़ इक्वल्स टू VAC। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये बन गया। इसको मैं दोबारा से बनाऊं थोड़ा सा नीट। तो ये बात बच्चों इस तरह से मैंने कही कि हमारे पास, ये देखें बच्चों, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, राइट साइड पे हमारे पास एक EMF बन गई जिसकी वैल्यू है VAC। इसको आप बैटरी से शो कर लें, या इसको बच्चों आप इस तरह से रजिस्टर की वैल्यू से शो कर लें, VAC की वैल्यू बन जाएगी। और इसकी लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये अननोन EMF है जिसकी वैल्यू है EX। अब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं है, ठीक है, नो करंट। तो नो करंट का मतलब है बच्चों कि ये जो EX है, अननोन EMF, दैट इज़ इक्वल्स टू VAC। तो अगर ये दोनों EMFs इक्वल होंगी या दोनों पोटेंशियल सेम होंगे, तो इसका मतलब है कि तब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं करेगा। अब बच्चों हम EX की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम EX की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो VAC है, वो जो पहला अभी मैंने यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है उसके मुताबिक कि VAC जो है दैट इज़ इक्वल्स टू R/R मल्टीप्लाइज E। तो ये फार्मूला है जिससे हम VAC कैलकुलेट करते हैं। तो चूँकि ये इसके इक्वल है, तो लिहाजा EX जो है, ये जो बैटरी की अननोन EMF है EX, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू VAC दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। ये पोटेंशियल डिफरेंस इस गैल्वेनोमीटर की राइट साइड पे बनेगी। तो इस तरह से, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मतलब इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो अननोन EMF है EX, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। उसमें सबसे पहले बच्चों हम गैल्वेनोमीटर पे जो है नल पॉइंट ढूंढेंगे, मतलब नल कंडीशन बनाएंगे कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो। जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगी उस पॉइंट को C कहेंगे, और A से C तक उसकी जो है वो रेजिस्टेंस लेंगे R। या बच्चों अगर रेजिस्टेंस नहीं ले सकते तो फिर उसकी हम लेंथ भी ले लेते हैं उतने पार्ट की, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू L। तो इस एक्सप्रेशन को बच्चों हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं कि जो EX है दैट इज़ इक्वल्स टू स्मॉल l ओवर कैपिटल L मल्टीप्लाइज E। इस एक्सप्रेशन को
इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इसलिए कि जो स्मॉल आर है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल एंड कैपिटल आर इज़ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एल। यानी ये जो स्मॉल आर है ये रेजिस्टेंस है इस ए और सी पार्ट की, और इस पार्ट की जो रेजिस्टेंस है उसको हम स्मॉल एल कह लेते हैं, और ये जो कैपिटल आर है ये जो रेजिस्टेंस है इस टोटल वायर की जो कि ए से बी तक वो फुल लेंथ है जो हमने उसकी ली थी दैट इज़ कैपिटल एल। तो जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो आती है हम बच्चों उस ए और सी पॉइंट का स्मॉल एल कैलकुलेट करते हैं, उसकी लेंथ लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं कैपिटल एल से जो कि टोटल लेंथ होती है उस वायर की, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस बैटरी की ईएमएफ से। तो इस एक्सप्रेशन की मदद से हम लोग एक अननोन ईएमएफ जो है ईएक्स उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ये वाली बात आपको कि इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखें तो यूँ लिख सकते हैं स्मॉल आर कैपिटल आर, और अगर इसको लेंथ की फॉर्म में लिखें तो स्मॉल एल या कैपिटल एल लिख के हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ई जो है दैट इज़ गिवन ईएमएफ, और ये फिर वही बात मैं करूँगा कि इस ई एक्स की जो वैल्यू है जो मैंने लिखी थी मस्ट बी स्मॉलर देन दिस ई, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अननोन ईएमएफ है, अननोन है, और अगर ये अननोन ईएमएफ इस ई से कम है तो फिर ये कैलकुलेट हो सकती है, अदरवाइज़ ये कैलकुलेट नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इस सेकंड पार्ट को यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर के टू फाइंड एन अननोन ईएमएफ। ठीक, अब इसमें जो इसके तीसरा पार्ट जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है जो कंपैरिजन ऑफ सेल्स, राइट, कंपैरिजन ऑफ सेल्स। तो उसमें हम दो सेल्स जो हैं उनका कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख के आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ लास्ट पार्ट इसका। तो लास्ट पार्ट तीसरा पार्ट इसमें बच्चों ये है कि इस क्वेश्चन को जब आप लोग एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें हम लोग तीसरे पार्ट में लिखेंगे कंपैरिजन ऑफ सेल्स। इसमें देखिए बच्चों यहीं से मैं आपको बताता हूँ कि इस कंपैरिजन ऑफ सेल्स में ये है कि पहले हम लोग यहाँ पे एक सेल लगाएंगे जिसकी ईएमएफ जो है वो नोन है या अननोन है, और हम कह लेंगे कि उस सेल की जो ईएमएफ है वो E1 है। फ़र्ज़ कर लें कि हमने यहाँ पे एक सेल लगाया और जो इस सेल की जो ईएमएफ है वो E1 है। हमने इस E1 सेल की इसी गैल्वेनोमीटर की मदद से इसी प्रोसेस पे जो हमने अभी किया है इस प्रोसेस पे नल कंडीशन बनाएंगे, इस स्लाइडर सी को मूव करेंगे कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाए। जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो गई तो ये वाला फार्मूला हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पे भी जो लिखते हैं एट नल कंडीशन या अप्लाइंग नल कंडीशन, हम लोग कह सकते हैं अप्लाइंग नल कंडीशन। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो E1 है जो इस गैल्वेनोमीटर ये जो इस सेल की ईएमएफ है E1 अननोन ईएमएफ E1 ये है जो L1 ओवर L, ठीक है, इसके लिए जो लेंथ होगी इसकी L1 होगी जिस पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगी। तो L1 ओवर L इसको मल्टीप्लाई करेंगे E से, राइट, वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है, एक सेल के लिए। फिर बच्चों हम यहाँ पे सेल इसको रिमूव करेंगे, सेल को रिप्लेस करेंगे एक नए सेल के साथ, और यहाँ पे जो एक दूसरा सेल लगाएंगे जिसकी ईएमएफ डिफरेंट है, और उस सेल की ईएमएफ जो है वो E2 है। और फिर बच्चों चूँकि उसकी ईएमएफ डिफरेंट है इसलिए हमें इस पॉइंट C को फिर से मूव कराना पड़ेगा और फिर से नल कंडीशन बनानी पड़ेगी कि ये गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो। तो हम बिल्कुल इसको मूव कराएंगे इस पॉइंट को और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को ज़ीरो करेंगे, और वहाँ पे फिर हम लोग इसी नल कंडीशन को अप्लाई करके इसी फार्मूला को, इस वाले फार्मूला को अप्लाई करेंगे E2। तो उसमें L2 चेंज होगा, L2 डेफिनेटली लेंथ चेंज होगी, AC की ये जो लेंथ है ये दोनों सेल्स के लिए डिफरेंट होगी, डिफरेंट क्योंकि EMFs हैं, और ये E आएगा हमारे पास जो कि गिवन EMF है। तो अब ये इसमें जो फार्मूला में कैपिटल L जो कि इसकी टोटल लेंथ है वो चेंज नहीं होगी, वो डेफिनेटली वही पोटेंशियोमीटर है। E जो है ये गिवन EMF जो इसके साथ कनेक्ट की हुई है ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगी। तो दोनों को डिवाइड कर दें जो, तो इसको डिवाइड करेंगे तो E1 अपॉन E2 दैट इज़ इक्वल्स टू L1, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ L1 ओवर L इंटू E और फिर ये L2 ओवर L इंटू E, तो यहाँ पे बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये L और ये E, तो फिर हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा E1 ओवर E2 इक्वल्स L1 अपॉन L2। तो यहाँ से बच्चों हम लोग दो सेल्स की EMF को कंपेयर कर सकते हैं
कि एक सेल है उसकी EMF E1 है, एक सेल है उसकी EMF E2 है, तो उसको जो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं E1 ओवर E2 इक्वल्स L1 ओवर L2। तो उसमें जो हम ये देखेंगे कि जो दोनों सेल्स हैं दोनों में हम ये देखेंगे कि उनके सेल लगाएंगे, यहाँ पे एक सेल लगाएंगे, इसकी EMF E1 है, उसकी नल कंडीशन देखेंगे, उसकी लेंथ नोट कर लेंगे, ए सी के दरमियान जो लेंथ है L1 वो नोट करेंगे। फिर दूसरा सेल लगाएंगे, उसको अब जो सेल लगा के उसकी हम नल कंडीशन बनाएंगे और नल कंडीशन पे हम देखेंगे सी को मूव करके कि वो कहाँ पे आता है। तो जहाँ पे वो सी पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो आती है तो ए सी की वो जो लेंथ होगी L2 वो नोट करेंगे। तो L1 ओवर L2 जो है वहाँ से हम लोग उसको L1 को और L2 नोट करके उसको डिवाइड करेंगे, दैट विल बी द रेशो ऑफ द टू सेल्स। ठीक है, तो अगर ये रेशो जो है जो L1 ओवर L2 इसका आंसर जो है वो 1 से बड़ा आता है तो इसका मतलब E1 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन E2, यानी पहला जो सेल है उसकी EMF दूसरे सेल से ज़्यादा है। और अगर बच्चों इसको डिवाइड करके इसका आंसर 1 से कम आता है, 1 से कम आता है, पॉइंट्स में आता है, तो इट मीन्स E1 इज़ लेस देन E2। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं है कि L1 की वैल्यू L2 से बड़ी है तो इसका मतलब है कि E1 E2 से बड़ा है, और अगर L1 की वैल्यू L2 से कम है तो E1 की वैल्यू E2 से कम है। ये डायरेक्ट इसका रिलेशन यहाँ से बनता है। और ये बात भी आपने याद रखनी है MCQ में कि E1 और E2 दोनों सेल्स की जो EMF है वो इस गिवन सेल की EMF से कम होनी चाहिए। तो पूरे पोटेंशियोमीटर में हम लोग ये जानते हैं या हमने जान लिया कि ये जो यहाँ पे हम सेल्स यूज़ करेंगे या VAC की वैल्यू होगी वो इस EMF से कम होगी। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास पोटेंशियोमीटर, एक मुकम्मल हमारे पास क्वेश्चन। और आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को, अब ये क्वेश्चन आई होप कि आपके लिए फर्दर किसी किस्म की अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और फर्दर अगर आप लोग समझते हैं कि किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, कोई मिसिंग है, तो वो आप लोग कमेंट्स में लिखें या मुझे डायरेक्ट सेंड करें, हम लोग उसको एक फ़र्दर वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करें और इस पर अपनी डिस्कशन करें, इस पर मुख्तलिफ़ एंगल से इसको देखें और इसमें मज़ीद क्वेश्चंस बनाएं, मुझे भी बताएं और फिर उस पर हम उसको मज़ीद डिस्कस करें। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।